चलिए आप लोग जितना लोग ऐड हुए हैं उतना ही सही, हम आगे बढ़ाने चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जितने लोग ऐड हुए हैं, जितने लोग हमारे पास हैं उनको। और हमने आपको इसके पहले हमने पढ़ाई दिया है। प्लेन में हमने बताया था, मे भी यहाँ तक बता दिया था कि दिए हुए समतल के समांतर समतल का समीकरण। अब हम इसके आगे के बारे में बताएंगे कि दो समतलों के प्रच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का अच्छे से होगा। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। दो समतल के प्रच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। अब हम देखेंगे कि दो समतल के प्रच्छेद से रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों के प्रच्छेद दो समतलों प्रच्छेद रेखा दो समतलों के प्रच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द लाइन through the line of intersection of two planes, of intersection of two planes, of intersection, the line of intersection of two planes. Equation of the plane through the line of intersection of two planes. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारा कैसे होता है। अगर हम आपके पास बुक होगा तो आप ध्यान देंगे कि अगर हम a बराबर a1 बराबर 3 मतलब 3 साइन मतलब लगभग अप्रॉक्सिमेट, अगर हम a1 बराबर a1 इक्वल टू a1 x1 b1 y1 c1 z d1 इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर ऐसे ही a2 बराबर a2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0।
दिए हुए समतलों के समीकरण है तो इनके परिच्छेद रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण a1 प्लस लैम्डा a2 इक्वल टू 0 दिया जाता है, तो अर्थात अभिष्ट समीकरण हमारा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। या a1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। यदि समतल x1 y1 z1 से होकर गुजरे तो x में यह मान रखकर लैम्डा का मान ज्ञात किया जाता है, जिसमें रखने पर समतल का समीकरण ज्ञात होता है। ये तो हमारा रहा कि दो समतलों के परिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का। अच्छा ये बताइए कि किसी को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताएं, नहीं तो अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो हाथ उठा सकता है, रेज योर हैंड कर सकता है, जिससे मैं बातों को समझ जाऊंगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूंगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु से समतल की दूरी डिस्टेंस ऑफ प्लेन ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट, अगर हम उसको देखते हैं तो यहाँ p बराबर, ये सब चीजें छोटे छोटे हैं लेकिन फार्मूला बेस है और स्वाभाविक सी बात है जब फार्मूला बेस होगा तो आपको एनी हाउ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला अगर याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। p बराबर a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे दो समांतर समतलों के बीच की दूरी दिया हुआ है। ठीक है, ये दो समतलों के बीच का कोण निकालने के लिए दिया है, विशिष्ट समतलों के समीकरण का दिया है, तो ये चीज आप देख लें, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बता रहे हैं। इसके लिए आप ना हो तो एक बार पेज नंबर 227 पे, सब लोग पेज नंबर 227 पे, अगर आप लोग पेज नंबर 227 पे आ गए तो हम 1 बाय 1 करके एक एक चीज बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये पूरे फार्मूले का इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। एक बात याद रखे रहो, अगर आप केवल इंपॉर्टेंट वाले चीज को देख लेते हैं तो लगभग सुमित निषाद कुछ कहना चाहते हैं? अगर नहीं कहना चाहते तो अपना माइक ऑफ करें। सुमित निषाद कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, तो अब एक एक चीज हम चाह रहे हैं कि आज के इस सेशन में ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये हम बता दें आपको। और इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला तो हमने देख ही लिया समतल का समीकरण। हो सकता है समतल का समीकरण पूछ दे, समतल का व्यापक समीकरण पूछ दे, ax + by + cz + d = 0, जहां a b c समतल के अभिलंब के त्रिकोण पात है। वैसे दूसरा अभिलंब पूछ दे plx + my + nz = p, जहां p मूल बिंदु से समतल की लंब दूरी है। फिर तीसरा अंतःखंड पूछ दे कि अंतःखंड रूप x अपान a + y अपान b + z अपान c = 1, जहां a b c समतल द्वारा x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष पर कटे अंतःखंड है। फिर चौथा ये कि एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0 है। फिर मूल बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ax + by + cz = 0 है। फिर तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समीकरण को बता ही चुका है। फिर ax + by + cz + d = 0 समांतर समतल का समीकरण ax + by + cz + k = 0। ये सब चीजों को अगर आप डाट करते हैं, अगर आप नीचे काला कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि चीजों को आप समझ जाएंगे और समझ के धीरे धीरे आप करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही दो समतलों के परिच्छेद से ऊपर जाने वाले समतल का समीकरण a1x + b1y + c1z + d1 प्लस लैम्डा a2x + b2y + c2z + d2 = 0। फिर xy समतल का समीकरण z = 0, yz समतल का समीकरण x = 0, xz का समतल का समीकरण y = 0, y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण dy + cz + d = 0। और y अक्ष के ये जो चीजें मैं बता रहा हूं इसको एकदम ध्यान से देख लो, सुन लो। ये पूछ सकता है कि x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण
4 ऑप्शन देगा और बताना होगा। तो जब एक्स अक्ष का है तो एक्स हमारा क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। वाई अक्ष के समांतर समतल का समीकरण तो ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी इक्वल टू 0। ये चीज आप जरूर देख लेना, क्योंकि हमें लगता है इसमें क्वेश्चन पूछने का चांसेस इसलिए बन जाता है कि इन तीनों में से कि ये कह सकता है कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण बता दो, वाई अक्ष के समांतर का समतल का समीकरण बता दो, जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण बता दो। इतना देख लो तो फिर हम एंगल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। सर लेमडा की कोई वैल्यू रखनी पड़ती है? अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको रखना पड़ेगा। जैसे तुम दो समतलों को परिच्छेद से ऊपर जाने वाले समतल के समीकरण के लिए कह रहे हो ना, तो कांस्टेंट वैल्यू दी रहेगी लेमडा। या तो ये कह सकता है कि लेमडा की वैल्यू निकालना है। जब लेमडा की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, ये वाला पूरा पक्ष दूसरे साइड ले जाएंगे माइनस के साथ, और इस वाले पद से भाग दे देंगे तो लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। बात समझ पाए? यस सर। हाँ, या तो लेमडा की वैल्यू दी जाएगी तो वहां पुट कर लेंगे। वैसे लेमडा की वैल्यू पूछता है ना कि दिया है। लेमडा की वैल्यू अगर पूछता है तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। अब एंगल के लिए हम 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो एंगल बताने चल रहे हैं, कोण बताने चल रहे हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका। अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं, कोण के बारे में, कि हमारा एंगल क्या होता है। अगर हम आपके पास बुक होगा तो आप देखेंगे कि पेज नंबर 227 पे एंगल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो एंगल है दो समतलों के बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू L1 into L2 प्लस M1 into M2 प्लस N1 into N2, वेयर जहां L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 रेखाओं की दिक्त्वज्या है। L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 रेखाओं की दिक्त्वज्या है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। दो समतलों के बीच का कोण cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वेयर जहां L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 रेखाओं की दिक्त्वज्या है। वैसे ही अब हम cos थीटा के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो cos थीटा इक्वल टू होता है A1 into A2 प्लस B1 into B2 प्लस C1 into C2 अपान A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, जहां A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 अवयव के दिक् अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशियो हैं। तो ये पूछ सकता है कि ये बताइए कि एंगल cos थीटा निकालने के लिए समतल में cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो आपको याद कर लेना चाहिए यहीं पे
a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon a1 square plus b1 square plus c1 square into a2 square plus b2 square plus c2 square, where a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 अभिलंब केंद्रिक अनुपात। ऐसे तीसरा का हम डिस्कस कर लें। तीसरा में क्या कह रहा है? तीसरा में कह रहा है कि समतल परस्पर लंब होंगे, जो हमारे समतल होंगे परस्पर लंब होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उसका क्या कंडीशन है? समतल के म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन है? तो इसके लिए L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 equal to 0, और दूसरा है A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 equal to 0। ये हमारा किसका है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि परस्पर लंब है। तो उसके लिए ये हमारा फार्मूला है। अब फिर हम देखते हैं समतल परस्पर समांतर होंगे, समतल परस्पर पैरेलल होंगे। अभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखा, अब हमारे पैरेलल होंगे। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बनता है? पैरेलल ये दोनों पूछा जा सकता है कि समतल के परस्पर लंब का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। तो आप ये जान जाइए L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 equal to 0, और दूसरा होगा A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 equal to 0। अब इसका B, समतल परस्पर समांतर होंगे, अगर प्लेन हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तब हमारा कंडीशन क्या होगा? L1 upon L2 equal to M1 upon M2 equal to N1 upon N2, या दूसरा कंडीशन होगा A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2। अब ऐसे ही हम डिस्टेंस का अगर फार्मूला देखते हैं तो बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax plus by plus cz plus d equal to 0, लंब रूपी p बराबर a x1 plus b y1 plus c z1 plus d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और दो समांतर समतलों ax plus by plus cz plus d1 equal to 0 और ax plus by plus cz plus d2 equal to 0 के बीच की दूरी d बराबर d1 minus d2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। अब इसको आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर पूछें, नहीं तो हम 5 मिनट बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताएंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो हाथ उठा ले या तो माइक आप ऑन करके पूछ लो, ठीक है? हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए, हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बता रहे हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएंगे तो हमें लगता है कि धीरे धीरे सब क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है कि ये MCQ में आ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इधर तो कोई पूछा नहीं है, तो ये भी हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इस बार का पेपर जो होगा बड़ा उलट फेर करेगा, तो प्रॉब्लम तो आनी है। अब प्रॉब्लम कैसे आएगी ये देखना। चलिए, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहे हैं। नाउ 13.1 का क्वेश्चन हम बताते हैं। एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है बिंदु b -2 -2 से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। कि कितने से होकर गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या
बता रहे हैं। और वैसे तो अब हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, पहला ही क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन जो होगा, हम जानते हैं x1 y1 के प्लस हम जानते हैं x1 y1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण से गुजरने वाले समतल का समीकरण ax - 1 + by - 1 + z c x1 y1 z1 ने बताया था कि फॉर्मूला होता है ax - x1 ax - x1 plus b y - y1 plus c z - z1 c z - z1 और ax - x1 plus b y - y1 plus c z - z1 equal to अब उसके बाद x1 y1 z1 हम देखेंगे कि x1 y1 z1 x1 y1 z1 equal to 0 - 1 - 1 equal to 0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण से क्या होगा। अगर हम देखें ये x1 y1 z1 साइंटिफिक वाला क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने देखा है, पहला क्वेश्चन था 3 - 2 - 2 यहाँ लिखेंगे 3 - 2 - 2 अगर हम करते हैं 3 - 2 जहाँ जहाँ x1 y1 z1 है वहाँ हम रखेंगे 3 - 2 - 2 तो रखते जाते हैं पाएंगे x - 3 और b y माइनस प्लस हो गया प्लस 2 और c z माइनस प्लस 2। हमने क्या किया कि जहाँ जहाँ x1 माइनस z1 था वहाँ हमने क्या रखा तो इसकी वैल्यू, अब वैल्यू रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा विश्व समीकरण हो जाएगा। एक प्रकार हमारा विश्व समीकरण क्या हो गया कि ax - 3 + by + 2 और z + 2। ये बहुत ही इजी है, हो सके ये एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतने से बिंदु से होकर जाने वाले रेखा समतल का समीकरण बताएं, कि हमारा ये कह सकता है बिंदु 3 - 2 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। तो हमें लगता है एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा क्वेश्चन अभी देखेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो बताएं। अब हम सीधे सीधे क्यों ना ये कह दें कि आप लोग भी देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 1 0 1 2 1 तथा -2 2 -1 से गुजरता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 1 0 1 2 1 तथा -2 2 -1 से गुजरता है। मान लो बिंदु 1 1 0 से जाने वाले समतल का समीकरण, हम पहले तो वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया है, जो हमने यहाँ पे किया है, एक एक पॉइंट रखते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ तीनों रख देंगे, एक एक पॉइंट रखते जाएंगे। अगर हमने 1 1 0 रखा तो हमको एक इक्वेशन, आप पेज नंबर 223 पे आए, पेज नंबर 223 पे आए। अगर आप पेज नंबर 223 पे आते हैं तो देखते हैं कि आपको मिलता है, अगर 1 1 0 रखते हैं से जाने वाले समतल का समीकरण देखते हैं तो ax - 1
प्लस बी वाई माइनस 1 प्लस सी जेड माइनस 0 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही बिंदु फर्स्ट में बिंदु 1 to 1 और -2 to -1 से गुजरेगा, तो यही काम हम करते जाएंगे। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 - 1 2 - 1 2 - 1 और सी 1 - 0 से होकर गुजरेगा बराबर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सॉल्व करने के बाद एक समीकरण मिलेगा जिसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। 3 मान लिया। अब उसके बाद समीकरण 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे ब्रज गुणनखंड विधि, हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, तो ब्रज गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे क्वेश्चन को, वैसे ही सॉल्व करेंगे और एबीसी की वैल्यू पाएंगे। जब एबीसी की वैल्यू हमको मिलेगी वही हम वैल्यू पुट करेंगे। सर इसका एक फार्मूला भी होता है, चाहे तो तीनों से ऐसे भी सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं तीनों समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड को नहीं अपने मन से सब्स्टिट्यूट भी करके कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करें। कैसा फार्मूला पूछ रहे हो आप, जो नीचे दिया हुआ वैकल्पिक जो नोट में दिया है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। हमने सोचा है कि उससे सर एकदम इजी लग गया है सर, छोटे में ही लग गया है, वो वाला ज्यादा लंबा हो गया था। हाँ हमने सोचा है कि इसको बता के ही उसको बताएं। ठीक है, आप वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं। वैकल्पिक यही है, थोड़ा वैकल्पिक विधि को आपको याद करना पड़ेगा और ये याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप काम करेंगे। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में चौथा चैप्टर यही तो था। अच्छा हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में डिटरमिनेंट यही था, तब तो यही कर ले जाएंगे। तो आप वैकल्पिक विधि वाला ही देख लेना। हमने फार्मूला भी बताया था, तो उसमें कहा था कि सारणिक हम लोग पढ़े हैं, तो सारणिक हमारा पहले वाले सेमेस्टर में था जो चौथा चैप्टर था। ठीक है, और ये भी हमको देखो इस समय बड़ा मतलब बड़ा हाच पाँच है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि एमसीक्यू का कैसा क्वेश्चन बनेगा। कुछ भी बन सकता है और आप कह भी नहीं पाएंगे कि सर ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि जो ट्यूटोरियल होता है, सेशनल होता है, आप कह के क्वेश्चन को चेंज करा सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें चेंज कराना मुश्किल है, आप करा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है, ये समझ में आना बड़ा मुश्किल है कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हम जहां तक उम्मीद रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा सब लोग को आ गया होगा। अभी हम फिर से उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग कर ले जाएंगे। फिर हम थर्ड की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर -4, 2 तथा 3 के अंतरखंड काटता है। सेम एग्जांपल नंबर थर्ड। अगर हम आपसे एक बात ये कहें कि अगर आप एग्जांपल 14 सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप 14वां एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं तो 100% है कि आपका एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। और ये मैं फिर से, मेरा 5वां क्लास आज भी है, तो मैं 5वीं क्लास में आऊंगा, कोशिश करिए कि आप हमसे ये कहिए कि सर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिससे कि हम थोड़ा सा बता के दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जा सके। मेरा जहां तक है कि इस शनिवार नहीं अगले शनिवार को क्लास क्लोज हो जाएगा और मंडे से आपका प्री वीडियो होगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि इधर जितना जल्दी खत्म हो जाएगा तो 2-3 दिन रिवीजन किया जाए, और इसमें भी अभी 1-2 चैप्टर छूटे हुए हैं, उनको देखना है। जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन छूटा हुआ है उसको देखना है, और ऑलरेडी सब हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया है। तो ये अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आपके ही करने पे ही कंप्लीट होगा, मेरे करने पे नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, हम फिर एग्जांपल नंबर 12 पे आते हैं, क्योंकि एग्जांपल नंबर 12 बता देंगे तो आप एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद भी है कि कुछ लोग क्वेश्चन को कर भी रहे होंगे। ठीक है, तीसरा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर 6 - 3 तथा 4 इकाई के अंतरखंड काटती है। तो सूत्र से समतल का समीकरण x/a + y/b + z/c = 1, जहां a b c नियामक अक्षों पर काटे गए अंतरखंड हैं। अगर a बराबर 6 है, b बराबर -3 है और c बराबर 4 है, तो उस समतल का समीकरण x/6 + y/-3 + z/4 = 1, या हम कह सकते हैं 2x - 4y + 3z = 12, और यही हमारा भी समीकरण है। और ये भी हमारे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो नियामक अक्षों पर -6 - 3 तथा 4 के इकाई के अंतरखंड काटती है। और उसमें
अभिष्ट समीकरण ये दे सकता है, इधर का उधर कर सकता है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन बनने का तरीका हो सकता है। ये हमने क्या किया कि 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमने कर लिया। अब हम फिर से समतल के समीकरण इतना का अंतःखंड के रूप में व्यक्त करें तथा नियामक अक्षों पर इसका अंतःखंड ज्ञात करें। तल के नियामक अक्षों को बिंदु ए बी सी पे काटता है, इसका केंद्रक बिंदु पी क्यू आर है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना है। ठीक है, तो आप इसको देखें और हमें लगता है कि आप इसको जितना ही करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलो इसके आगे फिर हम 2 बजे मिलते हैं आप लोगों से, तो क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अब हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। धन्यवाद। 2 बजे आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि आप लोग लेट नहीं होते हैं तो फिर हम किसको केवल कंप्यूटर को तो पढ़ाएंगे नहीं, तो जब आप लोग लेट रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, चलो कोई प्रॉब्लम होगी तो 2 बजे आप पूछिएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे।